आज हम इतिहास के एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतरेंगे जिनकी जिंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन उनके एक बलिदान ने एक पूरे साम्राज्य का, उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ 9 साल का शासन और उसके मुकाबले 40 दिन की ऐसी यातना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वो विरोधाभास है जो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को परिभाषित करता है। तो ये कहानी है एक ऐसे राजा के बलिदान की जो उनके शासन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। आइए इस पूरी अनोखी गाथा को, इसके हर पहलू को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से, एक राजकुमार के बचपन से। एक ऐसा बचपन जो आम नहीं था, बल्कि एक अग्नि परीक्षा थी जिससे गुजरकर ही उन्हें फौलाद बनना था। देखिए, 1657 में पुरंदर किले में उनका जन्म हुआ, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ सईबाई को खो दिया। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने, और उन्होंने ही उन्हें धर्म और स्वराज्य के पाठ पढ़ाए। और फिर आया वो मोड़। महज 9 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ पहुंचे आगरा, सीधे औरंगजेब की कैद में। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो मशहूर कहानी, आगरा से पलायन की। लेकिन आगरा से वो फरार होना, वो सिर्फ कैद से आज़ादी पाना नहीं था, वो एक 9 साल के बच्चे के लिए मुगल सियासत, उनकी धोखेबाजी और उनकी जंग की नीतियों का पहला प्रैक्टिकल लेसन था। ये वो सीख थी जो किसी स्कूल या किताब में नहीं मिल सकती थी, और इसी सीख ने उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों के बारे में उनकी समझ को एकदम साफ कर दिया। तो उस युवा राजकुमार से आगे बढ़ते हैं, उस राजा की तरफ, उस शासक की तरफ जिसे हम जानते हैं, और उनके उस रूप को देखते हैं जिसे इतिहास अक्सर भुला देता है। जब भी संभाजी महाराज का नाम आता है तो जहन में एक योद्धा की तस्वीर बनती है ना? लेकिन सच कहूं तो ये तस्वीर अधूरी है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और यकीन मानिए हैरान करने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि संभाजी महाराज सिर्फ तलवार के ही नहीं, कलम के भी धनी थे। संस्कृत और फारसी जैसी भाषाओं को मिलाकर वो कुल 6 भाषाओं में माहिर थे। उन्होंने सियासत पर बुद्धभूषण जैसा शानदार ग्रंथ लिखा, और इतना ही नहीं, हिंदी में नक्शिक, नायिका भेद और 7 शतक जैसी किताबें भी लिखी। इससे उनकी सोच की गहराई का अंदाजा लगता है। तो एक तरफ ये विद्वान राजा था, और दूसरी तरफ जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे, दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब बात करते हैं उस दौर की। जरा इस नक्शे को देखिए। एक तरफ उत्तर और पूरब में औरंगजेब की लाखों की मुगल फौज, और दूसरी तरफ पश्चिम और दक्षिण में गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी और मैसूर के वोडेयार। मतलब संभाजी महाराज अकेले एक साथ कई मोर्चों पर एक मजबूत गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे थे। ये कोई मामूली चुनौती नहीं थी, और इस चुनौती का उन्होंने जवाब कैसे दिया? 1681 में उन्होंने एक ऐसा हिम्मत वाला काम किया। उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर शहरों में से एक बुरहानपुर पर हमला कर दिया, और वहां से उस जमाने के 2 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये मुगल शान और उनके खजाने पर एक सीधा करारा प्रहार था। उनके 9 साल के शासन का रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने अकेले औरंगजेब की 5 लाख की विशाल सेना को दक्कन में उलझाए रखा। 8 साल से ज्यादा उन्होंने जंजीरा के उस किले को, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था, उस तक समुद्र में पुल बनाने की कोशिश की। सोच सकते हैं। और गोवा तो लगभग उन्होंने जीत ही लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने पूरे शासनकाल में वो एक भी जंग नहीं हारे, एक भी किला नहीं हारे। अजेय। तो सवाल उठता है, इतना अजेय योद्धा, इतना शक्तिशाली राजा, आखिर हारा कैसे? उनका पतन कैसे हुआ? जवाब जंग के मैदान में नहीं है। जवाब है अपनों के बीच छिपे एक विश्वासघात में। इस धोखे की वजह को समझने के लिए एक शब्द को समझना जरूरी है, वतन। वतन क्या था? ये एक तरह की जागीरदारी थी, जमीन या अधिकारों का एक ग्रांट जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अब संभाजी महाराज अपने पिता की तरह ही इस सिस्टम के खिलाफ थे। वो एक मजबूत सेंट्रल पावर चाहते थे, और उनकी यही नीति कुछ जागीरदारों को, कुछ सरदारों को खटक रही थी। उन्हें मुगल सेना की ताकत ने नहीं पकड़ा, धोखा अंदर से हुआ। उनके अपने ही बहनोई गणोजी शिर्के ने विश्वासघात किया। क्यों? क्योंकि उसे एक वतन चाहिए था
जो संभाजी महाराज ने देने से मना कर दिया था। और बस इसी बात का बदला लेने के लिए शिर्के ने 1 फरवरी 1689 को मुगलों को उनका गुप्त ठिकाना बता दिया। और यहाँ से उनकी जिंदगी का सबसे भयानक लेकिन शायद सबसे गौरवशाली चैप्टर शुरू होता है। 40 दिन 40 दिन की एक ऐसी कहानी जो सुनकर रूह कांप जाती है। औरंगजेब ने सोचा अब ये राजा टूट जाएगा। उसने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, सारे किले मुगलों को दे दो। दूसरी, उन सरदारों के नाम बताओ जो तुम्हारे साथ थे। और तीसरी, इस्लाम कबूल कर लो। इस पर संभाजी महाराज का जो जवाब था वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे अपनी बेटी और पूरी मुगल सल्तनत भी दे दो तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। बस इस एक जवाब ने उनका अंजाम तय कर दिया। अगले 40 दिनों तक उन पर ऐसे जुल्म हुए जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। उनकी जबान काट दी गई, आंखों में गरम लोहे की सलाखें डाल दी गईं, उनकी खाल खींची गई, नाखून उखाड़ दिए गए और आखिर में उनके हाथ पैर एक एक करके काट दिए गए। लेकिन 40 दिन की इस असहनीय पीड़ा के बाद भी उनके मुंह से एक बार भी रहम की भीख नहीं निकली। और अब देखते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, कैसे औरंगजेब की सबसे बड़ी जीत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनी। औरंगजेब को लगा कि उसने एक विद्रोह को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन उसने गलती कर दी। उसने एक चिंगारी को बुझाने की कोशिश में एक आग लगा दी थी। संभाजी महाराज की इस कुर्बानी की खबर जैसे ही फैली, बिखरे हुए मराठा एक हो गए और ये लड़ाई अब 27 साल लंबे आज़ादी के संग्राम में बदल गई। और इसका अंजाम इतिहास में दर्ज है। मार्च 1689 संभाजी महाराज शहीद हुए और मराठा साम्राज्य बिखरा हुआ सा लग रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, मार्च 1707 औरंगजेब मर चुका था और 27 साल की इस लंबी जंग ने मुगल साम्राज्य को कंगाल और टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यानी संभाजी महाराज के बलिदान ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। और ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक शहीद की मौत एक राजा की जिंदगी से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। शायद यही बलिदान की सबसे बड़ी ताकत है।